आज का जो टॉपिक है आपका वो है रेसिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, जिसमें हम आज की क्लास में कवर करेंगे कि रेसिडेंट कौन होता है या किस पर्सन को हम इंडियन रेसिडेंट बोलेंगे। ठीक है, इसके बारे में आज हमें डिस्कस करना है। क्या कोई बता सकता है मीनिंग ऑफ रेसिडेंट क्या होता है? अगर मैं बोलूं कि मैं इंडियन रेसिडेंट हूं तो रेसिडेंट का मतलब क्या है? मैम जो जहाँ का रहने वाला होता है मैम, जहाँ पे उसकी मतलब पैसे होती है। अच्छा, कोई और? आयुष वालिया। मैम रेसिडेंट वो होता है जो उस क्या बोलते हैं कंट्री में रिसाइड करता मतलब रहता है, और मतलब बॉर्न भी वही है, मतलब उसके सारे डॉक्यूमेंट्स भी उसी देश के हैं जहाँ पे वो पैदा हुआ। अच्छा, मैम मैंने भी यही सेम क्या कह रहे हो? यही तो होता है, मतलब जहाँ का वो रहने वाला होता है, जहाँ की उसकी पैदाइश होती है। हाँ, मतलब कि जहाँ का वो रेसिडेंट है, मतलब कि जहाँ का वो रहने वाला है, जहाँ का उसका बर्थ है। तो आपको यहाँ पे क्या चीज देखनी है? मेन चीज जो आपको यहाँ कवर करनी है, इनकम टैक्स के अंडर आपको ये देखना बहुत जरूरी है कि वो पर्सन कहाँ का रहने वाला है, और उसके बाद क्या हम उसकी इनकम पे इंडिया में टैक्स चार्ज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ये बात सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। कई बार क्या होता है, इंडिया के अंदर फॉरेनर्स आके रहते हैं, ठीक है, यहाँ पे अर्निंग करते हैं, पर कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसके अंडर हम उनकी इनकम पे इंडिया पे चार्जेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमें आज की क्लास में पढ़ना होगा कि कितने ऐसे टॉपिक्स हैं, कितने ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर हम इंडिया में टैक्स चार्ज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। पैराग्राफ देखो यहाँ लिखा हुआ है, कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स डिपेंड मेनली ऑन द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ पर्सन। ठीक है, इनकम टैक्स की कैलकुलेशन डिपेंड करती है कि वो पर्सन का रेसिडेंशियल स्टेटस कैसा है, किस साल का, प्रीवियस ईयर का। ठीक है, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ पर्सन इन द प्रीवियस ईयर, although the residential status of a person in the previous year may change to any place in India। ठीक है, भले ही इंडिया के वो किसी भी शहर में क्यों ना घूमता रहा हो पिछले साल, हो सकता है वो दिल्ली में रह चुका हो सकता है कुछ महीने उसने मुंबई में गुजारे हो सकता है कुछ टाइम उसने गुजरात में निकाला हो, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो हमारा रेसिडेंस नहीं है। जितने समय वो हमारे देश में रहा है पिछले साल, हम उसको क्या करते हैं यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद कहता है रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ पर्सन इज मैम एक बार फिर ठीक है, देखो पहले पैराग्राफ मैम में बोल रहा था, हाँ पहले पैराग्राफ में बोल रहा था कि रेसिडेंशियल स्टेटस जो पर्सन का होता है वो प्रीवियस ईयर का हम देखते हैं। मैंने एक क्लास में क्लियर किया था कि प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर क्या होता है। जिस तरह से अभी 2021-22 चल रहा है, ये आपका असेसमेंट ईयर है, तो 20-21 का जो टाइम पीरियड था वो क्या हो जाएगा, आपका प्रीवियस ईयर हो जाएगा। तो हमें ये देखना पड़ता है कि प्रीवियस ईयर में वो इंसान क्या भारत में रहता था, क्या इंडिया में उसका रेजिडेंशियल स्टेटस था, नहीं था, भले ही वो किसी भी स्टेट में क्यों ना रहता। ठीक है, ये चीज यहाँ पे आपकी देखी जाती है। सेकेंड पॉइंट में कहता है रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ पर्सन इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम सिटीजनशिप। सिटीजनशिप के आधार पे ये अलग अलग डिफाइन किया जाता है। ठीक है, सिटीजनशिप का मतलब है क्या आपको भारत की मान्यता मिली है कि नहीं, नागरिकता मिली है कि नहीं, ये बात यहाँ पे आपका डिपेंड करेगा। इसमें क्लियर किया है सिटीजनशिप इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1950 आर्टिकल पैरा 5, whereas residential status is determined under Income Tax Act 1961 section 6। ध्यान से देखो, सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है, जो ये सिटीजनशिप का जो पॉइंट है, ये किसके अंडर दिया गया है, आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बताया गया है, जो कि है आपका आर्टिकल पैराग्राफ 6 की बात, पैराग्राफ 5 की बात की है, मतलब आर्टिकल के अंदर ये डिस्क्राइब किया हुआ है किसके बारे में, सिटीजनशिप के बारे में आपको बताया हुआ है। वहीं पे अगर हम बात करें, ये जो आपका रेसिडेंशियल स्टेटस है, इसके बारे में इनकम टैक्स एक्ट 1961 में सेक्शन 6 में बात
की गई है, जो बात आपको यहाँ पे ध्यान देनी है। सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग बोला गया है कि इंडिया में रेसिडेंशियल स्टेटस 3 तरह के हो सकते हैं। कौन कौन से? पहला है आपका रेसिडेंट, या हम इसको बोले आपका ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया, ठीक है, OR। या तो वो रेसिडेंट हो सकता है या फिर वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो सकता है, मतलब कि देश का, भारत का पूरी तरीके से वो नागरिक हो सकता है। दूसरा कहता है नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया, और तीसरा है नॉन रेसिडेंट इन इंडिया, मतलब कि NRI। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब किस पर्सन को हम रेसिडेंट बोलेंगे, किस पर्सन को हम नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट बोलेंगे, और किसको हम नॉन रेसिडेंट बोलेंगे, ये हम आगे चार्ट और जो आपके कंडीशंस दिए गए हैं, जनरल कंडीशन एंड स्पेशल कंडीशंस, उसके बेसिस में समझेंगे। अभी तक किसी तरह का कोई डाउट है किसी को? 3 तरह के रेसिडेंशियल स्टेटस आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। पहला रेसिडेंट होगा, दूसरा नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, NOR बोल सकते हो इसको, और तीसरा है NRI, मतलब कि नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसमें किसी मैम तरह सेकंड वाला कौन का वाला? नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, यस मतलब कि मैम। कुछ कंडीशन तक वो इंडियन कहलाएगा, लेकिन फुली इंडियन हम कैटेगरी, इंडियन रेसिडेंट हम उसको नहीं बोल सकते, वो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट की कंडीशन में आता है। मैम वो क्या हो सकती है कंडीशन? अभी कंडीशंस पढ़ेंगे, पहले बेसिक तो रेडी कर लो कि 3 कौन कौन से पॉइंट हैं। ठीक है, 2 तरह की कंडीशंस हम इसमें देखेंगे, एक जनरल कंडीशन देखेंगे और दूसरी आपकी स्पेशल कंडीशंस देखेंगे। इतने में किसी को कोई डाउट है तो पूछो। मैम नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट मतलब आधे इंडियन आधे मतलब ये होता है। कंडीशन तक कुछ कंडीशन ऐसी रखी जाएंगी जिसमें हम कह सकते हैं कि वो इंडियन है भी और नहीं भी। ये वाली कंडीशन आपकी नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट की होगी। और नॉन रेसिडेंट इंडिया वाले में वो तो वो होंगे नहीं इंडियन। वो तो NRI हो जाएंगे आपके। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है इस टॉपिक में, इन तीनों पॉइंट में? क्योंकि अब हम इन तीनों को ही बेस लेके चलने वाले हैं। सबके कैमरे लाइन से बंद हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो चार्ट की हेल्प से इसको समझने की कोशिश करते हैं बाय चार्ट। इसमें बोला है कि पर्सनल, देखो हमें पहले ही पढ़ा था टैक्स निकालते समय पर्सनस आपके कितने टाइप होते हैं। एक तो इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इसको हम एक कैटेगरी में रखेंगे। दूसरा है आपका जितने भी बिजनेसेस हैं, फर्म हैं, या अदर जो भी पार्टनरशिप बिजनेस आप करते हो या अपने एसोसिएशंस खोल रखी हैं, उनकी कंडीशंस को हमने अलग कर दिया। ठीक है, अब देखो इंडिविजुअल में ये तीनों कंडीशन आती हैं, या तो वो रेसिडेंट होगा, या तो वो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट मतलब कि NOR होगा, या तो वो NRI होगा, नॉट रेसिडेंट होगा। ठीक है, ये तीनों कंडीशंस किसमें आएंगी? इंडिविजुअल में आएंगी। अगर हम किसी कंपनी की या किसी फर्म वगैरह की बात करते हैं, किसी बिजनेस एंटरप्राइजेस की बात करते हैं, तो उस टाइम पे 2 कंडीशंस फॉलो हो सकती हैं, या तो वो रेसिडेंट होगा या तो वो नॉन रेसिडेंट होगा। मतलब कि जो सेकंड कंडीशन थी आधा रेसिडेंट और आधा NRI की, वो यहाँ पे नहीं होती। कंपनी या तो इंडियन कंपनी होगी या तो वो फॉरेनर कंपनी होगी या मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर आई। ठीक है, एक एक करके हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। इसमें देखो प्रोविजंस लिखे हुए हैं, प्रोविजन रिलेटेड टू डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। ठीक है, 2 टाइप ऑफ पर्सन होते हैं जो कि सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 में बताया गया है, इसको नोट करते चलना। कौन से 2 तरह के हैं? एक तो आपका इंडिविजुअल की बात हो रही थी और दूसरी आपकी फर्म, बिजनेस एंटरप्राइजेस, इन सब की कंपनीज वगैरह की बात हम कर रहे थे। तो पहले हम बात करेंगे आपके इंडिविजुअल की, मतलब कि जो पहला चार्ट था, ये पहले पोर्शन की हम क्या करेंगे इसके अंदर डिस्कस करेंगे। इसमें बोला है टू डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल देयर आर बोथ जनरल एंड स्पेशल कंडीशंस विथ 2 पॉइंट इन ईच। इसको ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, क्योंकि यही कंडीशंस क्लियर करेंगी कि आप रेसिडेंट हैं, नॉन रेसिडेंट हैं या आप NRI हैं। ठीक है, जनरल कंडीशंस की बात करते हैं। जनरल कंडीशंस आपके सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 के अंदर बताई गई हैं। अब देखो 2 तरह की कंडीशन पढ़नी पड़ेगी, एक है जनरल कंडीशंस, दूसरी है स्पेशल कंडीशंस। ठीक है, जनरल कंडीशन के अंदर भी 2 पॉइंट बताए गए हैं।
और स्पेशल कंडीशंस के अंदर भी 2 पॉइंट डिस्कस किए गए। जहां पे किसी को भी कोई डाउट हो, किसी भी पॉइंट ना समझ में आए, वो तुरंत यहाँ पे पूछ सकता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी जनरल कंडीशंस की। जनरल कंडीशंस कहती हैं मस्ट हैव एक्चुअल रिसाइड इन इंडिया फॉर नॉट लेस देन a period of 182 days in the concerned previous year। ठीक है, क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि पिछले साल कम से कम उस इंसान को 182 डेज इंडिया में रहने होंगे। ठीक है, 182 डेज का मतलब ये नहीं है कि उसने जनवरी भी रहा, फरवरी भी रहा, मार्च भी रहा, लगातार रहा। इसका कोई कंडीशन नहीं है। हो सकता है वो इंसान जनवरी में आया हो, फेब में चला गया हो, फिर मार्च में आया हो, देन अप्रैल में चला गया हो, फिर अक्टूबर नवंबर में आया हो। इस तरह से टोटल मतलब पिछले साल में टोटल उसने 182 डेज इंडिया में उसको होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नोट में कहता है अ पीरियड ऑफ 182 डेज मींस दैट द पर्सन कैन रिसाइड एट डिफरेंट प्लेसेस इन इंडिया और एट वन प्लेस इन इंडिया और कैन कंप्लीट द टोटल डेज एट डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। इस पॉइंट में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। मैम ये जो नोट में दिया हुआ है ये जरा समझा दीजिए। ठीक है, नोट कहता है जो मैंने अभी आपको बताया कि हमें क्या करना है, प्रीवियस ईयर में 182 डेज रहने होंगे। प्रीवियस ईयर का मतलब कौन सा था आपका 20-21, मतलब कि 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक आपको कितने दिन इंडिया में रहना है, सिर्फ और सिर्फ 182 डेज इंडिया में रहना है। नोट कहता है कि 182 डेज का मतलब है कि वो इंसान इंडिया के किसी भी एरिया में रह सकता है, जैसे कि दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, मतलब कहीं पे भी वो रह सकता है। उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो इंडिया में हो सकता है कि एक महीना वो एक सिटी में रहे, दूसरे महीने में दूसरी सिटी चला जाए, तीसरे महीने में तीसरी सिटी चला जाए। ठीक है, तब भी हम उसको इसमें इंक्लूड कर लेंगे। या तो वो पूरे के पूरे 182 डेज एक ही जगह में, दिल्ली में वो आके रुका था, दिल्ली में ही रह गया, वो किसी और स्टेट में ट्रेवल नहीं किया, हम उसको भी जोड़ लेंगे। उसके बाद कहता है और कैन कंप्लीट द टोटल डेज इन डिफरेंट पीरियड, जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया था अप्रैल में आता है, ठीक है, उसके बाद जून जुलाई में बाहर विदेश चला जाता है, देन अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर लगातार रहता है और उसके बाद फिर से विदेश चला जाता है, फॉरेन चला जाता है। तो इतने दिनों को भी हम इसमें जोड़ेंगे। कोई रेगुलरिटी नहीं है, कोई कॉन्टिन्यूएशन नहीं है कि एक बार अगर वो इंडिया में आ गया है तो पूरे 182 डेज कंप्लीट करके ही बाहर जाएगा, ऐसी कोई कंडीशन इसमें नहीं बोली गई। अब क्लियर है 182 डेज का? सबको क्लियर है? पल्लवी, यहाँ पे बैठी भी हो कि चले गए? पल्लवी, अभिमन्यु, अंशिका, नेहा। यस मैम। ठीक है, कोई डाउट है इस पॉइंट में? नो मैम। नो मैम। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। फिर ये आपकी कंडीशन 1 थी। ठीक है, अब देखो कंडीशन नंबर 2 आपसे क्या कहती है, एक्चुअली रिसाइड इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 365 डेज ड्यूरिंग 4-year प्रोसीडिंग। इसमें क्या बोला गया है, अभी तक देखो, अभी जो हम बात कर रहे थे आपकी उसमें क्या बोल रहे थे कि पिछले साल में फर्स्ट कंडीशन क्या थी, पिछले साल से 20-21 में आपको 182 डेज रहने होंगे। लेकिन यहाँ पे सेकंड कंडीशन कहती है कि पिछले 4 सालों में, ठीक है, पिछले 4 सालों का मतलब है एक तो 20-21 का टाइम हो गया, एक 19-20 का हो गया, एक 18-19 का हो गया और एक 17-18 का हो गया। इन 4 सालों में उसको कम से कम 365 डेज इंडिया में बिताने होंगे और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर मतलब कि 2020-21 में 60 दिन इंडिया में बिताने होंगे। तो कंडीशन नंबर 2 ने क्या बोला है, पहले तो वो ये कहता है कि 365 डेज पिछले 4 सालों में और पिछले साल 60 दिन उसको इंडिया में बिताने होंगे। देखो एग्जाम्पल इसने बोला है, इफ अ पर्सन इज ऑफ इंडिया ऑरिजिन, ठीक है, कोई भी अगर इंसान है इंडियन का ऑरिजिन है, या तो उसका खुद का जन्म इंडिया में हुआ हो, या फिर उसके पेरेंट्स का जन्म इंडिया में हुआ हो, या फिर उसके ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया के हो, तो उसे हम इंडियन ऑरिजिन बोलते हैं। ठीक है, हैव टेकन बर्थ इन
undivided India goes out of for employment or is stay outside India and visits India during the previous year as a tourist, then for determination of residential status only first basic condition of 182 days will be considered. क्या बोला गया एग्जाम्पल में, एक इंसान है, एक पर्सन है जो कि इंडियन ओरिजिन है, मतलब कि या तो हो सकता है उसका बर्थ इंडिया में हुआ हो या उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स का बर्थ इंडिया में हुआ हो, उसने क्या किया है, एम्प्लॉयमेंट की वजह से, जॉब की वजह से अब वो देश से बाहर, मतलब इंडिया से बाहर रहने लगा। उसने क्या किया, पिछले साल वो इंडिया विजिट करता है एज अ टूरिस्ट, मतलब कि घूमने की वजह से या अपने पेरेंट्स को देखने की वजह से वो क्या करता है, पिछले साल ही इंडिया में विजिट करता है। इससे पहले तक, मतलब 4-5 साल तक वो कभी भी इंडिया में विजिट नहीं किया है। तो उस कंडीशन में हम उसके लिए सिर्फ और सिर्फ जो बेसिक कंडीशन का पहला पॉइंट था 182 डेज वाला, उसको हम यहाँ पे कवर करेंगे। इतने में कोई प्रॉब्लम है किसी को? मैम ये जो सेकंड पॉइंट है ये थोड़ा डिफिकल्ट है, समझ नहीं आया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो, अब क्लियर कर लेते हैं। पहला पॉइंट देखो क्या कह रहा था, यहाँ पे एक रिवीजन की तरह से देख लेते हैं। पहले पॉइंट ने कहा कि अभी देखो ईयर कौन सा चल रहा है, 21-22 चल रहा है, मुझे नहीं लगता इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम होगी। असेसमेंट ईयर इस टाइम कौन सा है, 2021-22, ठीक है। प्रीवियस ईयर कौन सा था आपका, 2020-21, 2021। ठीक है। अब क्या है, पहली कंडीशन कहती है कि किसी भी रेसिडेंट को अगर हम कहना चाहते हैं, इंडिविजुअल के रेसिडेंट मानना चाहते हैं, तो पहले तो उसे 2020-21 में कम से कम कितने दिन रहने होंगे, 182 डेज रहने होंगे, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन ma'am. आपसे कहती है कि प्रीवियस 4 इयर्स में, प्रीवियस 4 इयर्स का क्या मतलब हो गया, एक तो हो गया आपका 2017-18 का टाइम, ठीक है। Yes, ma'am. उसके बाद हो गया आपका 2018-19, ठीक है। इसके बाद हो गया आपका 2019-20, और फिर हो गया आपका 2020-21, ठीक है। ये जो 4 साल हैं, आपको क्या करना था, इन 4 सालों में कम से कम कितने दिन विजिट करना था, 365 डेज, मतलब कि पूरा का पूरा एक दिन क्या करना है, इंडिया में रहना था। एक साल, सॉरी 365 डेज का मतलब एक साल, ठीक है, इतना आपको रहना था। साथ ही साथ एंड लगा, 365 डेज आपको पूरे 4 सालों में रहना है, और प्रीवियस ईयर मतलब कि 2020-21 में आपको कितने दिन इंडिया में रहने थे, ये रहना था आपको 90 डेज, ठीक है। ये कौन सी कंडीशंस की हम बात कर रहे हैं, हम आपकी सबसे पहली कंडीशन, बेसिक कंडीशंस की यहाँ पे बात कर रहे हैं। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? ये 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन कहती है कि पिछले साल या तो हम 182 डेज इंडिया में रह लें, दूसरी कंडीशन कहती है कि पिछले 4 सालों का जोड़ के 365 डेज, और पिछले साल मतलब कि 20-21 में कम से कम 90 दिन उसे इंडिया में रहना होगा। ये आपकी ये 2 कंडीशन, सॉरी 60 मैम 60 होगा, वही हम कहने जा रहे हैं। हाँ 60 है ये, ठीक है। यस मैम, ठीक है, इसमें किसी तरह का कोई डाउट है? नो मैम। कोई भी? मैम एक चीज है, क्या मैम जैसे कि हम ये जो आपने बताया था 365 डेज रहने हैं, अगर हम प्रीवियस ईयर में ना रहे और बाकी जैसे प्रीवियस ईयर में 365 डेज जैसे रहते हैं, या फिर 365 डेज प्रीवियस ईयर में अरे 60 डेज नहीं रहते हैं, और प्रीवियस ईयर में हम लोग इंडिया में विजिट नहीं किए, लेकिन उससे पहले के 3 सालों में 365 डेज है ना? यस मैम। लेकिन तब भी इसकी कंडीशन पूरी नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि हमें कम से कम 60 दिन तो इंडिया में रहना ही है प्रीवियस ईयर में। मैम वही हम पूछ रहे हैं, मतलब बिना 60 डेज प्रीवियस ईयर के नहीं माना जाए? नहीं माना जाएगा, कम से कम 60 दिन तो आपको रहने ही पड़ेंगे। ये आपकी बेसिक कंडीशंस, इतने में कोई दिक्कत? यस। पहले कंडीशन समझ लो, फिर देखेंगे कि रेसिडेंट कौन सी कंडीशन फॉलो करेगा, नॉन रेसिडेंट कौन सी फॉलो करेगा। इसके बाद आते हैं आपकी स्पेशल कंडीशंस। ये आपकी सेक्शन 6 सब सेक्शन 6 के अंदर दिया है, ठीक है। बेसिक किसके अंदर थी आपकी?
सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 में थी। ये थी आपकी सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 के अंदर आपकी बेसिक कंडीशंस दी हुई, ठीक है। और आपकी स्पेशल कंडीशंस किसके अंदर दी गई हैं? सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 के अंदर दिया है। अब देखो ये क्या कहता है आपसे, इंडिविजुअल शुड हैव अ स्टेटस ऑफ रेसिडेंट इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 2 previous year आउट ऑफ द 10 years। ठीक है, क्या कहना चाहता है पहली कंडीशन में? पिछले 10 सालों में कम से कम उसको 2 साल तो इंडिया में बिताने ही होंगे, ठीक है। पिछले 10 सालों में कम से कम उसे 2 साल इंडिया में रहना होगा, ये आपकी पहली कंडीशन बोलती है। दूसरी कंडीशन स्पेशल कंडीशन, क्या चीज? स्पेशल कंडीशन में है कि 10 साल में 2 साल तो बिताने ही है। हाँ, 10 साल में 2 साल उसे बिताने ही है प्रीवियस ईयर करके। उसके बाद क्या कहता है सेकंड कंडीशन में, एक्चुअली रेसिडेंट इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 730 days ड्यूरिंग 7 years just preceding the previous year as related to concerned person। ठीक है, क्या और दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि 7 सालों में 730 days उसे इंडिया में बिताने हों। एक कंडीशन 10 सालों की है और 10 सालों में 2 साल उसको बिताने हैं, और दूसरी कंडीशन 7 सालों की है जहां पे उसको 730 days इंडिया में गुजारने होंगे, रहना होगा। इसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम स्पेशल कंडीशंस में? मैम एक बार सेकंड वाला बता दो। मैम ये स्पेशल कंडीशन में फर्स्ट वाला जो है, तो इसमें हाँ। हम 10 सालों में जो 2 साल रहने हैं, तो उसमें प्रीवियस ईयर मिला के 2 साल। हाँ, प्रीवियस ईयर को इंक्लूड करोगे, ठीक है। कंपल्शन नहीं है कि वो, अब इसका देखो जैसे पहली वाली कंडीशन यहाँ पे था कि कम से कम आपको 60 दिन तो रहना ही है, यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। मतलब 10 2010 साल में ही 2, क्या चीज? यहाँ पे मतलब यही कि 10 साल में आप कभी भी 2 साल मतलब रहिए। हाँ, 10 साल में कभी भी आप 2 साल यहाँ पे रह सकते हैं। यस। और मैम ये 730 वाला एक बार बता दीजिए। कौन सा वाला? ये सेकंड 730 पार्ट वाला। इसका स्पेशल है। अच्छा, Yes, ठीक ma'am. है। अब देखो 730 वाली जो कंडीशन है वो ये कहती है कि 7 सालों में आपको कितने दिन बिताने होंगे? 730 days बिताने होंगे, 730 बस। 730। ठीक है, किसी भी साल हो सकता है, आप 2 साल मिला के 3 साल मिला के आपने 730 days कंप्लीट कर लिए हो, बाकी के आगे के सालों की आपको कोई जरूरत ही नहीं। कम से कम 730 days आपको 7 सालों में बिताने ही होंगे, ठीक है। ये दोनों कंडीशंस क्लियर हुई? यस मैम। ठीक है, अब एक रिव्यू ले लेते हैं इसका, एक जगह लिख लेते हैं ताकि आगे की चीजें जो है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। इस साइड लिख लेते हैं आपका बेसिक कंडीशंस। यहाँ पे आ जाएगी आपकी बेसिक, ठीक है। और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं आपका स्पेशल। बेसिक का जो फर्स्ट पॉइंट था उसने आपसे क्या कहा है? बेसिक का जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये कहता है कि आपको क्या करना है, पिछले साल मतलब कि प्रीवियस ईयर, मैं यहाँ पे ईयर भी लिख देती हूँ, 2020-21 में आपको कितने दिन रहना होगा? 182 days, ठीक है। ये आपका पहला पॉइंट उसने बोला था। उसके बाद दूसरी कंडीशन आपसे कहती है, सेकंड कंडीशन कहती है 4 सालों में, ठीक है। कौन कौन से 4 साल होंगे आपका? 2017-18, 17-18, ठीक है। 18 इसके बाद 2018-19, नेक्स्ट 2019-20, एंड नेक्स्ट आ जाएगा 2020-21, 20-21। ठीक है। इन चारों सालों को मिला के आपको कितने दिन इंडिया में गुजारने हैं? वो है आपके 365 days, ठीक है। साथ ही साथ आपसे क्या कहता है, एंड कि प्रीवियस ईयर में 60 डेज रहना पड़ेगा। हाँ, प्रीवियस ईयर मतलब 2020-21 में आपको कितने साल 20-21 रहना में होगा? 60 60 days, 60 डेज। ठीक है। इतना आई थिंक क्लियर हो चुका है। ये आपकी दो Yes, कंडीशंस, ठीक है।
स्पेशल कंडीशन में आपकी पहली कंडीशन क्या बोलती है? फर्स्ट कंडीशन आपसे कहती है कि आपको 10 सालों में, 10 सालों का क्या मतलब है? अगर हम यहाँ पे शुरू करें, 10 साल आपके कहाँ तक जाएंगे? एक हो जाएगा 2020-21 का साल, ठीक है। दूसरा साल हो जाएगा आपका 2019-20 का, 20 ठीक है। फिर हो जाएगा आपका 2018-19, नेक्स्ट आएगा 2017-18, 17 फिर आएगा 2016-17, 2016-17, उसके बाद आएगा 2015-16, 16 ठीक है। उसके बाद आएगा आपका 2016-15, फिर आ जाएगा 2013-14, 2012-13, ठीक है। कितने साल हो गए? 1 2 3 4 9 5 9 हो 6 गए 7 8 9, ठीक है। एक साल और बचा है, 9 2011, 2011। ठीक है। इतने सालों में आपको कितने दिन रहना होगा? आपको सिर्फ 2 इयर्स कंप्लीट करने हैं, ठीक है। कितने इयर्स कंप्लीट करने हैं आपको? 2 इयर्स इसमें आपको 2 कंप्लीट इयर्स करने हैं। ये कौन सी कंडीशन है आपकी? पहली कंडीशन, फर्स्ट पहली कंडीशन, स्पेशल कंडीशन। कंडीशन। ठीक है। इसके बाद आपका यस मैम। आएगा दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन कहती है कि 7 सालों में, 7 साल कहाँ से शुरू होंगे? 1 2 3 4 5 6 7, 2014 से, 2014 से लेकर 2021 तक, ये पूरे आपके 7 साल का टाइम पीरियड है, ठीक है। इन 7 सालों में आपको यहाँ पे कितने दिन रहना है? कंडीशन इसमें क्या बोल रही है आपकी? एक सेकेंड, मीटिंग एंड होने वाली है, आप लोग का टाइम आ रहा है, ठीक है। इन 7 सालों में आपको यहाँ पे 730 डेज रहना होगा, ठीक है। कितने दिन रहने होंगे आपको? 730 डेज। क्लियर हो गया? ये कौन सी कंडीशंस है Yes, आपकी? ma'am. आपकी बेसिक एंड स्पेशल कंडीशंस है। अब क्या करना है? इन्हीं बेसिक एंड स्पेशल कंडीशन से हमें ये क्लियर होगा कि कौन सा आपका रेसिडेंट कहलाएगा, कौन सा आपका नॉन रेसिडेंट कहलाएगा, और उसके लिए उसे कितनी कंडीशंस पूरी करनी होगी। अभी तक इनमें किसी को भी डाउट है तो वो तुरंत पूछ लो, किसी को भी किसी भी तरीके का अगर डाउट हो तो। कोई है? आगे बढ़े? यस मैम। ठीक है। अब देखो इसमें क्या कह रहा है आपसे। अब कंडीशंस कैसे पूरी होंगी? अगर आप रेसिडेंट हैं, मतलब कि इंडिया के रेसिडेंट कहलाते हैं पूरी तरीके से, तो आपको कौन कौन सी कंडीशन पूरी करनी होंगी? कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड बाय अ पर्सन टू बी अ रेसिडेंट इन इंडिया। फर्स्ट पॉइंट कहता है एनी वन फ्रॉम द जनरल कंडीशन टू बी फुलफिल्ड। इन दोनों में से, मतलब कि बेसिक कंडीशन में से कम कोई भी एक कंडीशन आपको पूरी करनी होगी अगर आप रेसिडेंट हैं। या तो पहली वाली कर लो या तो दूसरी वाली कर लो, ठीक है। एक तो ये चीज इंक्लूड होगा। दूसरा पॉइंट कहता है वो, एक बार और बता दीजिए। देखो अगर आप इंडियन रेसिडेंट हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? जनरल में से, मतलब कि बेसिक, इधर जो मैंने आपको एंट्रीज लिखी हैं इनमें से या तो आप पहली वाली पूरी कर ले या तो आप दूसरी वाली पूरी करो, ठीक है। मैम दोनों वॉइस में नहीं क्लियर है। ओके, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन आपको फुलफिल करनी होगी, एनी वन ऑफ द जनरल कंडीशन। दूसरे पॉइंट में कहता है बोथ ऑफ द स्पेशल कंडीशंस, मैम दोनों वॉइस नहीं कंडीशन। क्लियर है। अभी क्लियर आ रही है? अभी आवाज क्लियर आ रही है? मैम वॉइस नहीं आ रही। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग में जाके सुन लेना फिर, क्योंकि यहाँ पे तो पूरा है नेटवर्क, ठीक है। पहली कंडीशन तो ये हो गई कि आपको इन दोनों में से कोई एक पूरा करना है। दूसरी कंडीशन कहती है कि इसमें स्पेशल में से दोनों की दोनों, मतलब पहली वाली भी पूरी करनी होगी, 10 साल वाली भी और 7 साल वाली भी। यहाँ पे आपको दोनों कंडीशंस पूरी करनी, ठीक है। ये पॉइंट किसे बोला गया है? फर्स्ट आपका पॉइंट में। रेसिडेंट। क्या चीज?
फर्स्ट पॉइंट में ये रेसिडेंट की। हाँ रेसिडेंट में, यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं इसकी, यस ठीक है। चाहे तो एक शॉर्ट नोट की तरह Yes. यहाँ पे लिख भी सकते हो। अगर आप रेसिडेंट हो, ठीक है, अगर रेसिडेंट हैं तो इसकी कंडीशन कहती है, पहला पॉइंट कहता है बेसिक में आपको 1 कंडीशन पूरी करनी है, ठीक है, कोई भी एक कंडीशन आप पूरी कर सकते हैं। और दूसरा कहता है स्पेशल वाली कंडीशंस में ऑल, ठीक है। यहाँ पे आपको जितनी कंडीशन दी है दोनों की दोनों पूरी करनी होंगी, और बेसिक वाले में सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन, या तो पहली पूरी कर लो या फिर दूसरी पूरी कर लो। और उसके बाद कहता है अगर आप नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हैं, मतलब कि ये तो अभी हमने किसकी बात की, रेसिडेंट की। उसके बाद कहता है कि अगर आप NOR हैं, मतलब कि नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 ऑफ अ जनरल कंडीशन आर फुलफिल्ड। मतलब कि पहली पॉइंट कहता है कि बेसिक में से 1 कंडीशन, ठीक है, पहली वाली में बेसिक में एक कंडीशंस पूरी करनी है। और दूसरा कहता है 1 और बोथ, मतलब कि दूसरे पॉइंट में आपसे कहता है एक या फिर दोनों कंडीशंस आर नॉट फुलफिल्ड, ठीक है, मतलब कि कोई बेसिक वो नहीं कहा गया है। सेकंड पॉइंट आपसे कहता है स्पेशल वाले में या तो एक, मतलब कि या तो आप एक पूरी कर लो या फिर दोनों, ठीक है, ना पूरी करो, नॉट। कंडीशन क्या है, या तो आप इनमें से एक, या तो हम इसको ऐसे ले लेते हैं ओनली 1। इसमें भी स्पेशल वाले में भी क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक पूरी करनी है, या फिर आप चाहें तो 0 भी पूरी कर सकते हैं। कोई कंडीशन इसमें नहीं बोली गई NOR के लिए, मतलब कि नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए ये बात की जा रही है। इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत है? मैम एक बार और दोहरा दीजिए। ठीक है, इसमें देखो रेसिडेंट वाला तो आई थिंक क्लियर हो चुका होगा। नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट मतलब कि जो सेकंड कंडीशन थी आप लोगों की स्टेटस रेसिडेंशियल स्टेटस की, वो कहता है कि बेसिक में से एक पूरी कर लो, इन दोनों में से कोई एक पूरी कर लो, या फिर स्पेशल वाले में से भी एक पूरी करो या कोई भी पूरी ना करो, ठीक है। सेकंड कंडीशन कहती है बेसिक स्पेशल में या तो आप पहली पूरी कर लो या तो दूसरी, या फिर दोनों ही पूरी मत करो, ठीक है। ओके ये कंडीशन रखी गई। नॉन ऑर्डिनरी में ना, हाँ नॉट ऑर्डिनरी, बेसिक वाले में एक और स्पेशल वाले में एक, स्पेशल बेसिक वाले में एक और स्पेशल वाले में चाहे तो एक करो, नहीं तो उसकी भी कोई जरूरत नहीं है, दोनों का। ठीक है। तीसरा आता है आपका NRI, थर्ड आता है NRI, जो आपका नॉन रेसिडेंट है, ठीक है। नॉन रेसिडेंट कहता है हम कोई भी कंडीशन पूरी नहीं करेंगे, नो बेसिक नो स्पेशल, नो स्पेशल। ठीक है। NRI कहता है ना तो हमारे लिए बेसिक कंडीशंस मायने रखती हैं और ना ही हमारे लिए स्पेशल कंडीशंस मायने रखती हैं। क्लियर है? यस मैम। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया। डन? यस मैम। ओके ठीक है, टाइम अप होने वाला है। आप लोग अपना कैमरा ऑन कर लीजिए सब लोग अटेंडेंस के लिए।